नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत जी। अजीत जी, बांकीपुर के महाचुनाव की बात करें, जहां आज चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, उसके पहले महान समाजवादी नेता लोहिया को याद करते हैं। लोहिया ने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो देखिए, मिलेनियम और जेनेक्स वह तो इंतजार करने की मुद्रा में थे, लेकिन जेनजी इंतजार करने की मुद्रा में नहीं। और देशव्यापी क्या असर हो रहा है, अभी से कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के एक स्कूल का वीडियो देख रहा था। बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के नीचे के बच्चे, वे प्रदर्शन करने लगे हाथों में पोस्टर लेकर। और प्रदर्शन किस बात को लेकर? स्कूल का शौचालय गंदा है, स्कूल के पंखे नहीं चल रहे हैं। असर ये हुआ कि 2 घंटे के भीतर सब कुछ सही सलामत किया गया। तो हम ऐसे बच्चों को आज फिर सलाम कर रहे हैं। और हमने और आपने देखा ही कि कोई झुकाने वाला चाहिए, सभी कोई झुकते हैं। पहली बार हमने तो नहीं सुना था कि बिन मांगे जमानत मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मास रिलीज ऑर्डर जारी किया और कहा, सब कुछ देखेंगे। जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, वह सिर्फ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, उन्हें जमानत मिलेगी, उन्हें छोड़ा जाएगा। और बिहार, जो ज्यादा तेज दिख रहा था, जिसने रातों रात कितने सौ छात्रों को जेल भेज दिया था, उन्हें कल रात को छोड़ने का आदेश, उनके सारे मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी किया गया। तो यह जेनजी की ताकत है। अब बांकीपुर महाचुनाव की चर्चा करते हैं, जहां प्रचार शाम को 5 बजे खत्म हुआ। पूरी ताकत झोंक दी गई बीजेपी की ओर से। क्या बचा है? मैथिली ठाकुर, पवन सिंह, मनोज तिवारी, जो स्टेज पर लाखों लाख रुपए लेने के बाद भी न चढ़े, मुंह मांगी कीमत ही वसूले। मैथिली ठाकुर कहीं सोहर गा रही हैं, कहीं भोजपुरी गाने गा रहे हैं मनोज तिवारी, कहीं पवन सिंह सुना रहे हैं। क्या सब कुछ नहीं हुआ? चिराग पासवान की सभा भी आखिर में हुई गई। पूरी ताकत लगा दी गई है प्रशांत किशोर से लड़ने की। फिर हम कह रहे हैं प्रशांत किशोर से लड़ने की, क्योंकि जब प्रचार खत्म हुआ है, जब तेजस्वी यादव का भी रोड शो खत्म हुआ, तेजस्वी यादव जिन इलाकों में गए हैं, हम इंगित करते हैं सब्जी बाग, जो माई समीकरण का इलाका है, जहां बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के सर्वाधिक मुसलमान रहते हैं, वहां वोटर तस से मस नहीं हुए। वहां जो कुछ पुराने लोग हैं, यह कहते हुए जरूर सुने गए, जिन्हें जेनेक्स कह सकते हैं, लालू यादव जब तक थे उन्होंने पूरा ख्याल रखा हम लोगों का, लेकिन तेजस्वी यादव संभाल नहीं पा रहे। गोरिया टोली और मंदिरी मोहल्ले में भी प्रशांत किशोर जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। बदलाव की आवाज। गोरिया टोली राम कृपाल यादव का मोहल्ला है और मंदिरी यादव बाहुल इलाका है। इसलिए नतीजे क्या होंगे, कोई भविष्यवाणी नहीं। अब देखना होगा कि रणनीति का, जो स्वयं नेता बनने के लिए, विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या वे इस रणनीति में कामयाब होते हैं, जिसमें भाजपा को महारत हासिल है कि घर से वोटर को बूथ तक पहुंचा दें। क्योंकि सबसे अधिक वोट हैं बीजेपी के। बीजेपी को भी इस बात का भरोसा नहीं है कि जिन्हें वे निकाल कर ले जाएंगे, वह उनके पक्ष में वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बांकीपुर की लड़ाई फंसी हुई है और नंबर 3 पर ही आरजेडी है, नंबर 3 पर ही आरजेडी है। और इस बीच देखिए कितना बड़ा चुनाव है, महाचुनाव हम कह रहे हैं कि आखिरी दांव नीतीश कुमार का वीडियो संदेश जारी कराया गया, जिस पर भी विवाद हो गया है। प्रशांत किशोर ने खुली चुनौती दी कि यह एआई वीडियो है। नीतीश कुमार आकर कहीं भी इस तरीके से कह दे, वह चुनाव अभी छोड़ देंगे। तो सब कुछ, सारा दांव लगा दिया गया है और यह चुनाव, यह महाचुनाव कहा जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कल रात जो फैसला किया, सरकार ने फैसला किया कि सभी मुकदमे वापस होंगे। बिहार बदनाम हो गया पूरी दुनिया में कि आपने छात्रों पर AK-47 की गोली चलाई।
AK-47 से गोली चलाई। तो बांकीपुर की चर्चा करेंगे और छात्रों की बात करेंगे, जहां से आप आरंभ करें अजीत जी। देखिए, पहले छात्रों की ही बात ज्ञानेश्वर जी करते हैं, क्योंकि उसकी बात आज सारे देश में हो रही है और हम सबका कंसर्न है, हम सब लोगों के सरोकार से जुड़ी हुई वो बात है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कल एक मौखिक टिप्पणी की थी इस बात को लेकर के, और वो बड़ी तल्ख टिप्पणी थी। एक तो इसलिए भी था कि चीफ जस्टिस महोदय को उस बात का जवाब देना था जो उनके हिसाब से कथित रूप से गलत है। उनके हवाले से खबर चली थी कि उन्होंने कह दिया था कि मेरे पास ये वीडियो देखने का समय नहीं है, वक्त बर्बाद मत करिए। ये एक जब 20 जुलाई को बर्बरता हुई थी जंतर मंतर पर छात्रों पर, तो उसके बाद एक शायद किसी ने एक याचिका दी थी और उसके बाद मीडिया में ये खबर आई थी कि चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं नहीं, इस पर सुनवाई नहीं होगी, वक्त बर्बाद मत करिए, ये वीडियो देखने का समय नहीं है। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी और कोई याचिका अभी कोर्ट में नहीं आई है। इसलिए जब 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 सचमुच औपचारिक रूप से याचिका आई तो चीफ जस्टिस ने बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सिर्फ इसलिए कि व्यक्ति प्रदर्शन में शामिल है, आप उसके ऊपर लाठी नहीं चला सकते हैं, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ सकते हैं, उसके ऊपर आप पानी की बौछार नहीं कर सकते हैं, अन्यथा कि वो कोई वहां तोड़फोड़ की या कोई अराजक कार्रवाई नहीं कर रहा हो। ये बहुत ही एक लाइन में क्लियर है कि सिर्फ प्रदर्शन करना, लोकतंत्र में यह सबसे बड़ा अधिकार है, हमारा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक राइट है। और ये वो टूल है, ये वो डेमोक्रेटिक टूल्स हैं जिनसे लोग लड़ते हैं सरकारों के खिलाफ और सत्ताएं बदलती रहती हैं, ये वो टूल्स हैं। और इन्हीं टूल से महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो आप कोई आदमी सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आपकी नीतियों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। ये बहुत सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी थी और आज वो आदेश आ गया कि आप तत्काल जो नाबालिग बच्चे हैं और जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं, उनको तो आप तत्काल रिलीज करिए। जो आप कह रहे हैं कि एकदम मास रिलीज होगा, सब बच्चे निकाले जाएंगे, इसी तरह से ज्यादातर इस तरह के बच्चे निकलेंगे। और बाकी जो लोग प्रदर्शन में गिरफ्तार हुए 26 तारीख की शाम तक, उन सब लोगों के ऊपर से सारे मुकदमे समाप्त करने का आदेश, लिखित आदेश राज्य सरकारों ने जारी किया है, बिहार सरकार ने भी जारी किया। तो ये जो एक पहले से लग रहा था कि जंतर मंतर से लोग उठ गए, तो अब मामला खत्म हो गया, अब सरकारें जो चाहेगी सो कर लेंगी, फिर छात्र नहीं बैठ सकते। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की सौरभ दास ने, कपिल सिब्बल भी उनके साथ में थे, आशुतोष रांका थे, और उन लोगों ने कहा कि अगर इसी तरह से छात्रों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे तो हम लोग दोबारा आंदोलन करेंगे। और उसके बाद आप देखिए कि देर शाम में दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े अधिकारियों ने सौरभ दास को बुलाया और जो उनकी वकील हैं रत्ना सिंह, जो बात लगातार इस मामले में एक्टिव हैं, और वो 5 पॉइंट का चार्टर भी उन्होंने डिजाइन डिफाइन किया है जो सरकार को दिया गया, वो लोग गए और 1 बजे रात को उन लोगों ने एक वीडियो संदेश जारी किया कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि एक भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सबको रिहा किया जाएगा, उसकी कार्रवाई चल रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो इसका मतलब उनका ये कह देना कि हम फिर आंदोलन करेंगे, फिर सरकार को चिंता में डाल गया। चूंकि अभी छात्र आंदोलित ही हैं, बिहार में कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था कांग्रेस जनता पार्टी, लेकिन हर जिले में आंदोलन हो रहा था। और जो आपने उत्तर प्रदेश की अभी मिसाल दी, वो तो पता चल गया कि उससे भी नीचे के स्तर पर होगा। अभी तो हर गांव, हर शहर जंतर मंतर है, स्कूल, हर कॉलेज जंतर मंतर बन जाएगा। तो इस बात की चिंता सरकार को है और हम कहेंगे इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कि सबसे ज्यादा चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। तभी उन्होंने पहल की, बाकी लोगों को पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। जो उनके मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। प्रधानमंत्री को सबसे पहले समझ में आई। गुरुवार की रात को उन्होंने वीडियो बनाया इंस्टाग्राम पर और उसके बाद से लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इसलिए भी लगा कि सब कुछ उन्हीं का दांव पर था, जेनजी उन्हीं को एड्रेस कर रहा था, गालियां भी देनी है उन्हीं को दे रहा था, उम्मीद भी बांधी थी तो उन्हीं से उम्मीद बांधी थी। तो ये जो एक माहौल बना है पूरे देश में, इस माहौल को पता नहीं कैसे बिहार में नहीं भांपा, या सरकार ने, राजनीतिक लोगों ने भांप लिया। पुलिस में जो लोग बैठे हुए हैं उनको लगा कि हम बंदूक के दम पर, AK-47 के दम पर बच्चों को चुप करा देंगे। अगर ये स्थिति है तो ये और भी गलत है कि बिना राजनीतिक नेतृत्व के आप मंजूरी लिए या इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। और कोई भी राजनीतिक नेतृत्व गोली चलाने के लिए नहीं कहेगा, वो भी AK-47 राइफल से। और ये ऐसा राइफल की जो वीडियो आए हैं, उस वीडियो में दिख रहा है कि वो आदमी राइफल हवा में नहीं किए हुए, सामने भीड़ की तरफ राइफल तनी हुई है। ये कोई अपने लोगों के साथ इस तरह से ट्रीट करता है। मेनलैंड में अपने नौजवान लोगों पर पैलेट गन चले हैं और इस बात को लेकर के विवाद हो रहा है। जबकि ये खबर आई थी सूत्रों के हवाले से, इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी थी कि CRPF के लोग RAF वालों की जांच कर रहे हैं कि पैलेट गन चलाई है उन लोगों ने। तो दिल्ली से लेकर के सिवान तक
ये जो इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, ये एक सबक, एक चेतावनी की तरह है तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए कि बच्चों को आप बिल्कुल। फॉर गारंटेड मत लीजिए, उनके पेशेंस की परीक्षा मत लीजिए और अपने नागरिकों के ऊपर कोई बर्बरता की कार्रवाई मत करिए। एक आजाद मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क है, और ये बात सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से भी कही गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत ही स्पष्ट ढंग से उसने इस बात को रेखांकित कर दिया है कि लोकतंत्र में सिर्फ इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि कोई आदमी प्रदर्शन कर रहा है, आपकी नीतियों से सहमत नहीं। जी। असहमति और प्रतिरोध की हर आवाज जो है वो न तो बगावत है, न और न अराजकता है। ये बिल्कुल। आपकी असहमति है, किसी की, कोई आदमी अपना विरोध दर्ज कराता है तो इसके लिए आप उसको देशद्रोही नहीं घोषित कर सकते हैं, इसके लिए वो अराजकता इसको नहीं कर सकते हैं, वो जी। आपसे असहमत है वो तो। और एक तरह से जितने भी आंदोलन हुए हैं इधर हाल के दिनों में, सब में सरकारें कामयाब हो जाती थी। पॉलिटिकल जो इकोसिस्टम था वो कामयाब हो जाता था उनको ब्रांड करके, उनको उनकी साख बिगाड़ देने में, उनको डिमोनाइज कर देने में। इस मामले में आप इसलिए नहीं कर सके क्योंकि ये बच्चे हैं 17 साल से 20 साल, 22 साल, 24 साल की उम्र के। जेनजी की तो उम्र ही 14 साल से 29 साल के बीच की है। तो जी। आप उनको नहीं कर सके, उनको ब्रांड नहीं कर सके, उनकी कोई अस्मिता नहीं डिफाइन कर सकी, ये किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। वो सब आपस में भी एक दूसरे को दे और देम कह के संबोधित करते हैं। तो वहां आप आइडेंटिटी बिल्कुल। का खेल भी नहीं खेल सकते हैं। और उन सब के माँ बाप भी देख रहे थे कि उनके बच्चों का हित सुरक्षित रहे, इसलिए वो भी शामिल है। बाहर से एक दबाव होता था, पहले क्या बच्चों के ऊपर दबाव होते थे या परिवार का दबाव होता था कि अरे आप हो गया, एक बार आंदोलन कर लिए, अब खत्म करिए, या आपकी आइडेंटिटी तो ये है, या हमारा परिवार तो अमुक पार्टी का समर्थक है। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब उधर बिल्कुल। से कोई दबाव बच्चों के ऊपर नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चों ने ही अपने माँ बाप को अपने हिसाब से डाल दिया है, अपनी आइडियोलॉजी के, और उनकी आइडियोलॉजी उनके भविष्य की चिंता है। तो ये अभी कई काम सरकार ने अच्छे किए हैं, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए कि जो निंदन नीलेकणी की कमेटी बनी है, हाई पावर्ड कमेटी, हमारी बड़ी उम्मीदें हैं कि वो स्ट्रक्चरल चेंज को लेकर के अच्छे बड़े सुझाव देंगे। ये जो जी। आज बिल पर चर्चा हुई पार्लियामेंट में, जिस बिल पर जो पेपर लीक का बिल है, ये भी ठीक है। स्ट्रिंजेंट कानून आप बनाइए, हालांकि इस कानून के आने के बाद 2 बार पेपर लीक हुआ ज्ञानेश्वर। तो जी। इससे ये भी साबित होता है कि कानून पर्याप्त नहीं होता है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होता है, उस पर अमल जरूरी बिल्कुल। होता है। ये बिल्कुल। 2024 के फरवरी में कानून आया था, ये जो अनफेयर मींस, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस का, द पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर ऑफ पब्लिक मींस, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस जो बिल आया था, उसके बाद 24 में ही पेपर लीक हो गया था नीट का, और फिर जी। 26 में नीट का पेपर लीक हो गया। तो बिल्कुल। कानून आने के बाद 2 बार लीक हुआ, तो इसका मतलब और संजीव मुखिया को क्लीन चिट भी मिल गया, संजीव मुखिया को क्लीन चिट भी मिल बिल्कुल। गया। बताइए, जिस 24 में पेपर लीक का जिसके ऊपर आरोप लगा, सीबीआई उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं खोज सकी। तो ये इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। कानून में आप कितने भी सख्त प्रावधान कर दें, जांच की कैसी भी व्यवस्था कर दें, जब तक जांच करने वाले लोगों की इंटीग्रिटी नहीं ठीक रहेगी, कानून पर अमल का पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखेगी, तब तक कोई कानून इंप्लीमेंट नहीं होगा। ज्ञानेश्वर जी, आपने बहुत दिन तक क्राइम की कवरेज किया, और अब तो आप उसकी समाज शास्त्रीय व्याख्या भी करते हैं। अब मौत की सजा होने के बावजूद क्या हत्या रुक थोड़े जाती है? मौत की सजा नहीं एक रुकती काफी है। हत्याएं होती हैं। तो आप बिल्कुल। 10 साल की सजा कर दीजिएगा तो इससे थोड़ा कोई पेपर लीक रोक देगा। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उनको सजा इंश्योर करनी होगी और समाज जी। में भी जागरूकता फैलानी होगी। हाई स्टेक एग्जामिनेशन है, उसको उसका स्टेक कम करना होगा। 2 बार 3 बार में चुनाव ये परीक्षा कराइए, जिस तरह से जेई मेंस, जेई एडवांस का होता है, वैसे नीट का कराइए। तो ये हमको उम्मीद है सरकार से, सरकार पहल कर रही है। लेकिन ओवर जेलस अधिकारी और कुछ अतिरिक्त जो अपनी लॉयल्टी दिखाने वाले नेतागण हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा डैमेज हो गया है। हम अभी भी नहीं कह रहे कि डैमेज सारा कंट्रोल हो गया है। इस जी। पीढ़ी की स्मृति में जो चीजें हैं ना, वो यही है ज्ञानेश्वर जी। उसकी स्मृति में चीजें हैं कि परीक्षा लीक हुआ, उसके भविष्य से खिलवाड़ किया गया, और जब वो अपनी शिकायत करने गया तो उसके ऊपर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके ऊपर पानी की बौछार की गई। उसने अपनी बात कहने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म चुना तो इंटरनेट बंद किए गए। उसने स्विगी जोमेटो से उसके लिए खाना आने लगा तो फूड डिलीवरी एप्स को बैन किया गया। उनके कदमों को रोकने के लिए मेट्रो के स्टेशन बंद कर दिए गए। ये उनकी स्मृति में रहेगा। उनके ऊपर AK-47 से गोली चली है, उनके ऊपर पैलेट गन से गोली चली है, उनकी स्मृति में ये चीजें रहेंगी हमेशा के लिए। जैसे हम पहले भी कहते कि हमारे आपकी स्मृति में लालू यादव के राज की स्मृतियां हैं। हम लोग को याद है कि उस समय 90 में कैसा होता था, हम लोग उससे किस तरह प्रभावित हुए, वो अलग चीज है। लेकिन वो स्मृति खत्म नहीं होगी कभी भी हम लोगों की। वैसे ही ये स्मृति इस जनरेशन से खत्म नहीं होगी, और इतना बड़ा उसका नुकसान है, इसके बावजूद बीजेपी के नेता इस बात को समझ के राजी नहीं है। पार्लियामेंट में धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं तो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं।
21 हम्म। लोगों की, किस बच्चों की जान गई है, और आप जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे नहीं हैं, कैसे हो हमने सकता है? देखा दरभंगा के सांसद हैं, खबरें आ रही हैं कि दरभंगा के हाँ, सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, वे पाग पहना रहे हैं पाग धर्मेंद्र पहनाया प्रधान को। उन्होंने, हाँ, हम आ देखे। जाए दरभंगा, आ जाए दरभंगा, दरभंगा में भी आंदोलन हुआ है। और आप जिस जेएनजी की बात कर रहे हैं वो किसी का सुनने को तैयार नहीं है। यहीं से हम बांकीपुर के महाचुनाव को कनेक्ट कर लेंगे अजीत जी। मेरे ही परिवार में मतलब जो सगे संबंधी हैं, उनके परिवार में बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर परिवार के भीतर वोटिंग को लेकर बहस छिड़ी हुई है। माता पिता किसी और को अपनी रॉयल्टी और लॉयल्टी के कारण वोट दे रहे हैं, और उनके दोनों बच्चे बिल्कुल ही विद्रोही बने हुए हैं। नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे वोट। माता पिता के कहने पर पहले होता था, माता पिताजी इधर गए उधर चल दिए। तो बिल्कुल जो हमने कहा कि लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती, जेएनजी इंतजार करने की मुद्रा में नहीं है। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और ये देखिए ना, 3 दिन पहले जो संघ प्रमुख ने यहाँ दिल्ली में जो युगानुकूल मातृत्व के विषय पर वो बोल रहे थे, जिस दिन ये हम्म। प्रदर्शन खत्म हुआ, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही जो आप कह रहे थे, कि हम हम्म। लोगों की पीढ़ी में था कि माता पिता ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है, उसको माना जाता था। अब हम्म। बच्चे, अब वो स्थिति नहीं है, ये जनरेशन उस तरह से बात नहीं मानती है आपकी, आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, उसके साथ संवाद करिए। तो ये बिल्कुल। अब गार्जियन को भी, माँ बाप को भी संवाद करके अपने बच्चे को कन्विंस करना होगा कि आप जो कह रहे हैं सो सही है, और नहीं तो बच्चे जो कह रहे हैं आप उसके हिसाब से चलिए। तो ये हम्म। अब वहां, अब तर्क और तथ्य पर चर्चा होगी। अब ये नहीं हो सकता है कि हम लोग बरसों से ये करते आए हैं और माता पिता ऐसा कर रहे हैं इसलिए बच्चे भी करें। तो ये बांकीपुर की 20% से 25% जो जेनजी है, उसको माँ बाप अब इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि हम लोग ट्रेडिशनली किसके वोटर हैं और किसको हम्म। वोट करना चाहिए। या तो आप अपने तर्कों से उसको कन्विंस कर दीजिए कि हाँ ठीक है, इस समय इसी को वोट देना ठीक है। अगर आप नहीं कन्विंस तर्कों कर से सकते हैं आप तो वो कन्विंस आपको करना कन्विंस शुरू करेगा। करेंगे। देखिए मैं जिस परिवार की बात कर रहा हूं, मुझे एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेज दिया गया जो बहुत ही वायरल है। चंदा चोर कहां मिलेंगे, पेपर लीक वाले कहां मिलेंगे। अब सोचिए इसका क्या जवाब देंगे। कोई लंबी हाँ, बहस हो नहीं रही है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात की जा रही है, कहां मिलेंगे, कौन है। वही हाँ कह रहे हैं, तो आप उसको हाँ, इसका कन्विंस क्या नहीं, जवाब देंगे। हाँ, आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते हैं। आप जी। कहने जाइएगा, आप अगर किसी के माँ बाप समझाने जाते हैं कि भाई इन लोगों ने मंदिर बनवाया, तो वो तो हम्म। कहेगा ना कि इसमें तो चढ़ावा चोरी कर लिया। बिल्कुल। तो आपकी स्मृति होगी मंदिर बनवाने की, आपके बच्चे की स्मृति तो चढ़ावा चोरी की है। हम्म। तो आप उसको नहीं कन्विंस कर सकते हैं ना, तो इसलिए ये समस्या हो रही है। और बांकीपुर पहला लिटमस टेस्ट है, जी। इसलिए कि इस पूरे आंदोलन के दौर, इसके बीच में जो मई में पेपर लीक हुआ, और उसके बाद जो लाखों छात्रों को और उस परिवार के करोड़ों लोगों को जो परेशानी हुई है, जो मेंटल ट्राउमा है। ज्ञानेश्वर जी, अभी एक लड़की ने महाराष्ट्र की, कल परसों उल्लासनगर की लड़की ने रविवार को सुसाइड किया है। हम्म। उल्लासनगर की लड़की ने, और ये लिख करके, सुसाइड नोट लिख करके, उसका पहला एग्जाम ठीक हुआ था, दोबारा एग्जाम में उसकी परीक्षा खराब हो गई, हम्म। और क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला सकी। ये जी। कितना बड़ा ट्राउमा है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी परिवार के लिए। तो वो सफर किया, उस परिवार के लोग बांकीपुर में इस बार उसके बाद पहला चुनाव हो रहा है। तो और इस बाकी चुनाव, कुछ चुनाव जो हो रहा है जी, जिसके पहले कह दें कि देखिए कल रातों रात जो सम्राट चौधरी की सरकार ने मुकदमे वापसी और जेल से छोड़े जाने का फैसला किया, इसके पीछे वजह क्या रही कि आयशा की नेत्री आ गई और उन्होंने ऐलान कर दिया 30 जुलाई को पूरे बिहार में पटना समेत जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन होगा। 29 जुलाई को कांग्रेस ने प्रदर्शन की घोषणा कर दी। 30 जुलाई को बांकीपुर का चुनाव है, और यदि 30 जुलाई को पटना शहरी क्षेत्र रण क्षेत्र बना होता, प्रशासन बनाम छात्र, तो फिर चुनाव का नतीजा क्या होता। तो इतनी तेजी दिखाई गई। बांकीपुर का महाचुनाव जो है हर फैसले को प्रभावित कर रहा है। और देखिए तेजस्वी यादव ने भले रोड शो किया, लेकिन महागठबंधन के कोई नेता उनके साथ नहीं दिखे। आज ही हमने देखा कि सत्येंद्र नारायण सिन्हा के पुत्र पूर्व राज्यपाल कांग्रेस के सांसद रहे निखिल कुमार ने प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर दिया। कल अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह ने सपोर्ट कर दिया था। और रोड शो से माले वाले भी गायब रहे, वीआईपी भी गायब रही, कांग्रेस भी गायब रही। तो बिल्कुल बिल्कुल हर तरफ से देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो पक रहा है अजीत जी। बांकीपुर का नतीजा आएगा, इसके बाद इस पर और भी ज्यादा चर्चा होगी। हाँ, तब और विश्लेषण होगा। राजनीतिक गतिविधियां जो पार्टियों की है, इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं उनकी भी, एनडीए की पार्टियों की भी, उस समय चर्चा होगी। जी। लेकिन ये तो तय लग रहा है ज्ञानेश्वर जी की जो आरजेडी की सहयोगी पार्टियां हैं, हम्म। उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी को हराने की है। तेजस्वी हम्म। यादव की मंशा जो भी हो, तेजस्वी यादव की राजनीति जो भी हो, लेकिन हम्म। वो पार्टियां इसलिए
शांत हैं, खामोश हैं या प्रशांत किशोर का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ही वहां लड़ रहे हैं बीजेपी से, हम्म। और उनका प्राइमरी गोल उनकी है कि बीजेपी को रोक देना है, हरा देना है इस बार। और ये जो चुनाव बीजेपी जो कर रही है ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी को अपने उम्मीदवार को जिताने से ज्यादा बड़ी चिंता प्रशांत किशोर को रोकने की है। अगर कोई दूसरा बिल्कुल। उम्मीदवार जीत रहा होता, लड़ रहा होता, और उस उम्मीदवार से बीजेपी का उम्मीदवार हार भी जाता, तो इतनी तकलीफ नहीं होती या इतना हंगामा नहीं हो रहा होता। जी। प्रशांत किशोर नहीं पहुंचे, क्योंकि प्रशांत किशोर के पहुंचने का मतलब है पूरी राजनीति बदल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतना जोर लगा रही है। प्रशांत किशोर आवाज दे रहे हैं, जेनजी को भी आवाज दे रहे हैं। उसके पहले जो मिलेनियल्स हैं, जिनको जो अभी जिनकी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिन लोगों की कैंसिल हुई हैं और जो परेशान हुए हैं, उनको भी आवाज दे रहे हैं वो। तो ये वो एक ऐसा वर्ग है ज्ञानेश्वर जी, और हम लोग पहले कह चुके हैं कि 35 साल से नीचे की आबादी 65% है देश में, और आधी मिलेनियल्स की आबादी। बात कर दी आपने अजीत जी। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के पहले हमारी सहयोगी गरिमा बात की, गोरिया टोली से लौटती है, राम कृपाल यादव के मोहल्ले से। वहां उन्हें एक युवा मिला जो दिल्ली से आया हुआ है, दिल्ली में किसी कॉलेज में पढ़ रहा है। वो दिल्ली से आया हुआ है वोट करने। गरिमा भारती ने पूछा, आप किसके पक्ष में हैं? तो उन्होंने कहा कि जो बोलेगा उसके पक्ष में है, जिन्हें बोलने नहीं आता है उसके पक्ष में नहीं है। तो ये चीज एक बन गई नैरेटिव ना, वीडियो लोगों ने वायरल करा दी उसमें। आजकल तो ये है नहीं ना कि आपको बोलना नहीं आता है तो आपको बोलना ही नहीं है, छिप करके रह जाइएगा, चुप रह जाइएगा, काम चल जाएगा। माइक जब मुंह में लगाया जा रहा था, हम एक वीडियो देख रहे थे कि पूछा जा रहा है कि आपकी लड़ाई किससे है, तो कैंडिडेट ये नहीं बता पा रहे कि हमारी लड़ाई किससे है। तो ये बताने में कि हमारी लड़ाई आरजेडी से है कि प्रशांत किशोर से है, कैंडिडेट इधर उधर देख रहा है, दूसरे लोगों का मुंह देख रहा है कि कोई दूसरा उसको प्रॉम्प्ट करे कि बताओ कि किससे लड़ना है। तो ये चीजें तो अब ये कोई चीज छिप नहीं रही है। इसलिए भी ये लोग बैकफुट पर बीजेपी इसलिए आई। एक तो पहले इन लोगों ने चुन लिया ये साबित करने के लिए कि हम जिसको लड़ाएंगे उसको चुनाव जितवा देंगे। इससे प्रशांत किशोर का स्टैंड वैलिडेट हो गया। प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि बीजेपी वाले को ये अहंकार है कि वो कहते हैं कि हम कुत्ता बिलाई जिसको लड़ाएंगे उसको जितवा लेंगे। तो ये प्रशांत किशोर का स्टैंड वो हो गया, वैलिडेट हो गया कि भाई आपने एकदम एक नॉन एंटिटी को लड़ा दिया, और इस उम्मीद में कि अब हम जनता हमारी गुलाम है, हम उसे वोट करवा लेंगे। तो ये नहीं हो रहा है, इसलिए भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। और प्रशांत किशोर ने जो बार जितना हाई सेट कर दिया है ज्ञानेश्वर जी, उसको मैच नहीं कर सकता है बीजेपी का ये कैंडिडेट तो नहीं कर सकता है, अधिकतर नेता नहीं कर पाएंगे जितना बार उन्होंने हाई सेट कर दिया। तो इसलिए भी बीजेपी की समस्या हो रही है, और बीजेपी अब सारी ताकत लगा करके चुनाव को लड़ रही है। सारी ताकत तो पहले भी लगा एनडीए लड़ रहा है। बीजेपी के नेताओं से बात नहीं बनी, सारे स्टाफ से बात नहीं बनी, 40 स्टाफ से बात नहीं बनी, तो नीतीश कुमार का वीडियो संदेश जारी कराया गया और उस पर भी विवाद छिड़ गया है। हाँ देखिए, वो वीडियो हमने देखा, वो वीडियो तो निश्चित रूप से वो मतलब एक दो चीजें हो सकती है। तो हाँ, एक तो हो सकता है कि वो सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके या उससे पढ़वा दिया गया हो उसको, और उसमें रुके हो, अटके हो, तो उसको एडिट करके फिर वापस डाल दिया गया। या ये भी बहुत आसान है कि उनकी वीडियो बना लीजिए और लिप सिंकिंग करा दीजिए, एआई से वो मैच हो जाता है। उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे टूल्स आ गए हैं जिसमें वो कर दीजिए, तो आवाज उन्हीं की है, और वो कोई इस बात का खंडन करने नहीं आ रहे हैं कि हमने कहा या नहीं कहा। वो अब इस स्थिति में भी नहीं है कि ऐसी अपील कर सके, या कोई अपील जारी कर देगा तो आगे खंडन कर सके। देखिए, वो तो एक भी अंग्रेजी में छपाई था, तो उसका कोई आया कहने की नहीं हमने लिखा कि नहीं लिखा। तो ये उसी तरह से ये वीडियो आ गया। लेकिन ये डेस्परेशन शो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी कि आपको अंत में नीतीश कुमार के अपील की जरूरत है। ये पहला चुनाव है ज्ञानेश्वर जी बिना नीतीश कुमार के। आप उस जो बाई इलेक्शन हुआ था एमएलसी का उसको छोड़ दें, तो ये पहला जो विधानसभा का चुनाव है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव है जिसको हम लोग मिनी बिहार कह सकते हैं, जहां सर बिहार के हर हिस्से के लोग हैं। उस बिहार में और नीतीश कुमार के गुडविल की जरूरत है, नीतीश कुमार की अपील की जरूरत है, और चिराग पासवान की भी जरूरत है, जेडीयू के भी तमाम लोगों की जरूरत है। आज लेसी सिंह और चिराग पासवान कर रहे हैं, इसके पहले ये संजय झा और दूसरे बाकी लोग गए। तो ये तमाम पूरी ताकत, पूरा एनडीए मिलकर के एक प्रशांत किशोर से लड़ रहा है। बिल्कुल। ऐसी नौबत इसलिए भी आई कि आपने उम्मीदवार ठीक नहीं चुना वहां से लड़ने के लिए। अगर सोचिए ना जी, मैथिली ठाकुर को बुलाया जाए तो पहले कहेंगे इतना पैसा लेंगे तो कार्यक्रम करने आएंगे। पवन सिंह कहेंगे इतना लेंगे तभी आएंगे। मनोज तिवारी कहेंगे इतना। तो देखिए, मनोज तिवारी का तो कांग्रेस जनता पार्टी ने हवा निकाल दिया कि रिंकिया के पापा पर क्या बोलना है। पवन सिंह के बारे में प्रशांत किशोर ने कह दिया कि भैया पैसा ले लीजिएगा, दारू छोड़ दीजिएगा उनके लिए। और मैथिली ठाकुर तो सौहर गाकर सुना रही हैं, चुनावी सभा में ये भी हो रहा है।
हाँ, तो ये मतलब अब बीजेपी को दो चीजें हमने देखी, वीडियोज आप भी तो रोज लगातार देख ही रहे हैं कि जी। बीजेपी के कार्यक्रमों में लोग नहीं आ रहे हैं, पार्टी के अपने वर्कर कार्यकर्ता जो लोग हैं वो पदाधिकारी पार्टी के वो घूम रहे हैं, सहज हम्म। स्वाभाविक रूप से जनता का जुड़ाव नहीं हो रहा है। इसलिए भी हम्म। क्राउड पुलर आपको चाहिए है कि किसी के नाम पर तो भीड़ जुटे जिसको आप अपनी बात कह सकें, अपना उम्मीदवार दिखा सकें कि इन उम्मीदवार को वोट देना है। और हम्म। प्रशांत किशोर के साथ स्वाभाविक रूप से भीड़ जुट रही है हम्म। बीजेपी के पास, इसलिए ये तमाम लोग लाए गए। हालांकि जी। हमको रिपोर्ट वहां से थी कि पवन सिंह के आने का या मनोज तिवारी के गाने का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है वहां। हम्म। अब अंदर अंदर कोई मैसेज पहुंच गया हो तो अलग बात है, लेकिन जो लोग सुनने आए उन्होंने भी सुन करके ये कमिटमेंट शो नहीं किया कि हम लोग बीजेपी के नीरज सिन्हा को टिकट वोट दे देंगे, बल्कि हम्म। यही लोगों ने कहा कि हम बीजेपी को वोट देते रहे हैं लेकिन इस बार सोचेंगे। तो ये बिल्कुल। स्थिति नहीं बदली है लोगों की। कोई हम्म। ऐसा जादुई काम नहीं हो गया है कि अचानक रातों रात लोगों की धारणा बदल गई कि लोगों ने पहले सोच लिया था कि प्रशांत किशोर को दे देंगे, अब बदल गए हैं। और हम्म। बीजेपी के लोग ही प्रशांत किशोर के साथ ज्यादा जा रहे हैं। जो आरजेडी का वोट है वो तो साइलेंट हो गया, पहले जो मुसलमान साथ में आए वो आ गए, वो कोई शोर मचा करके नहीं जाने वाले हैं, वो चले जाएंगे, उनका हम्म। वोट तो प्रशांत किशोर के साथ चला गया है। अब जो हम्म। बीजेपी का वोट है, वो जो वोटर है, जो सबसे ज्यादा वोकल होता था, हर चुनाव में आगे बढ़ के दावे करता था कि हम लोग जीत रहे हैं और बीजेपी ने ये काम किया वो काम किया, इस बार हम्म। वो ज्यादा वोकल होकर प्रशांत किशोर के काम गिना रहा है। बीजेपी बिल्कुल। की तरफ से बीजेपी के समर्थन में वो खड़ा होकर वो बोल नहीं रहा। हो सकता है कि उसमें के कुछ लोग वोट देंगे अभी भी, हम्म। क्योंकि ये जो बरसों की जो मानसिकता बनी हुई है या जो धारणा है बीजेपी को वोट करने की, जो अगली जातियों में और वैश्य जातियों में, वो सब है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन वो खुल करके बोल के डिफेंड नहीं कर रहा है बीजेपी को। ये एक हम्म। बड़ी बात है, एक बड़ा बदलाव है। नहीं तो वो आके क्या इस समय बांकीपुर में थोड़े कुछ कहना होता ज्ञानेश्वर जी, किसी को कोई बात थोड़े कहनी होती, 3 लाख तो हम्म। वोटर इनके अपने कोर वोट है। बिल्कुल, लेकिन वहां नीतीश लेकिन कुमार की क्या जरूरत थी, वहां मैथिली ठाकुर की क्या जरूरत थी, कभी कोई नितिन जरूरत नबी ने किसको बुलाया भी था क्या? हाँ? और अब नहीं। ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको घर घर, हम फिर कह रहे हैं, वोटर यदि निकल पड़े, अब प्रशांत किशोर के लिए टास्क वही है, क्योंकि आपने बीजेपी की बात की, हमने आरएसएस के कई परिवार में देखे हैं कि इस बार वे बदलाव की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी बदलाव की। हम लोग कल चर्चा कर ही रहे थे इस पर कि जब बदलाव की चर्चा सुनाई देने लगे, लोग पब्लिकली बोलने लगे बदलाव की, तो बदलाव हम्म। तो नीरज सिन्हा का नहीं कर रहे हैं। नीरज सिन्हा तो पहला ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम्म। बीजेपी को बदलना है, नया जी। चेहरा वहां ले आना है, ये हम्म। बदलाव की बात वहां हो रही है। और हम्म। इसलिए बीजेपी की चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है कि जो बदलाव हम्म। होगा तो उसका अपना वोट जाएगा तभी बदलाव होगा। हम्म। वो वोट न जाए, देखिए अभी जो कमिटमेंट है, हम लोग कल बात कर ही रहे थे कि कायस्थ, वैश्य और कुशवाहा, हम्म। इनका इनके बड़े वर्ग का कमिटमेंट है। लेकिन इसके बिल्कुल। अलावा तो बहुत बड़ा वोट है, 2 लाख के करीब वोट है, 2 लाख से ज्यादा जी। वोट है। तो हम्म। उसका कैसे, उसका कमिटमेंट तो है नहीं। और हम्म। यह आपका जो कमिटमेंट वाला वोटर है, इसमें से भी कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि प्रशांत किशोर के प्रति समर्थन रखते हो। वो जेनजी हम्म। के जो लोग हैं, जो छात्रों के आंदोलन से प्रभावित है, 10 से 20% लोग। तो हम्म। न्यूमेरिकली जो आपका स्ट्रेंथ था, आज वो स्ट्रेंथ भी आपके साथ नहीं है। आज बिल्कुल। उसमें भी टूट फूट हो गई है। और प्रशांत किशोर का ग्राफ जो है, आप वो आपने कल 48-52 जो कहा, वो जी। लगभग बराबर आकर के टिका हुआ है। हम्म। अब आपने कहा कि लोग निकल जाएंगे वोट करने, तो प्रशांत किशोर हम्म। के पक्ष में ज्यादा वोट नहीं, उसके पड़ेगा। पहले हम यह कह रहे हैं अजीत जी, देखिए कल बहुत बड़ा रोड शो हुआ, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, तमाम बीजेपी के नेताओं का, जेडीयू के नेता भी शामिल थे, और उधर तेजस्वी यादव का रोड शो आज और कल हुआ। देखिए बांकीपुर जो आपने कहा मिनी बिहार है, वैसे भी हम मानते हैं, जो हमने चुनाव कवर किया है, कि रोड शो जो है वह जीत हार का पैमाना नहीं। नहीं होता है। सिवान का 2009 का चुनाव याद कीजिए अजीत जी, सुशील कुमार मोदी ने रोड शो किया था जेडीयू प्रत्याशी बिशन पटेल के पक्ष में, बहुत छोटा सा रोड शो था, और गुस्से में जेल में बंद शहाबुद्दीन ने अगले दिन रोड शो करा दिया था हिना साहब का। बहुत बड़ा रोड शो हुआ था, लेकिन क्या हुआ, हिना साहब चुनाव हार गई, और उसी रोड शो के बाद, और याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, कितना बड़ा रोड शो पूर्णिया में तेजस्वी यादव का हुआ, लगा कि पप्पू यादव तो अब हवा में चले गए, और परिणाम जब आया तो बीमा भारती राजद उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी, जेडीयू चुनाव हार गया था, और पप्पू यादव चुनाव जीत गए थे। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी। और ये भीड़ उस समय, आप लोग, ये लोग ऐसे समय में रोड शो होता है, और बांकीपुर ऐसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, रोड शो हो जाएगा तो भीड़ हो जाएगी, उसमें लोग दिखने लगेंगे, वो कोई गारंटी नहीं है कि वो सब लोग हम्म। आपको वोट दे देंगे। तो जो वोट निकलने की बात थी ज्ञानेश्वर जी की, वो वोट निकले, अगर लोग निकलते हैं वोट करने, तो जेनजी और जो लोग जाकर के देंगे प्रशांत किशोर को वोट दे सकते हैं। उसमें हम्म। हमको जो लग रहा है, जो हमारी फीडबैक है, कि लोग निश्चित रूप से निकलेंगे इस बार। हम्म। क्योंकि एक तो बदलाव की जब बात करते हैं तो बिना वोट दिए, बिना बिना निकले बदलाव की बात आप नहीं कर सकते हैं। और हम्म। दूसरा, एक जो अभी जो जो एक
हाइप क्रिएट हुई है इलेक्शंस को लेकर के, इस इलेक्शन को लेकर के, तो वो घर बैठ जाने वाली हाइप नहीं है, वो हाइप बिल्कुल। बनी ही है, लोगों में एक जोश उत्साह आया ही है कि वोट देने जाना है। तो ये हम्म। दोनों बदलाव की बात और एक हाइप इस जनजी के आंदोलन के बाद और जो बिहार का घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के बाद, और इतना हाई प्रोफाइल इलेक्शन हो गया है कि इसमें लोग बैठेंगे नहीं घर में। तो इसलिए हमको हम्म। लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज आमतौर पर जितना होता है बाई इलेक्शंस का उतना कम नहीं होगा। हो सकता है कि जितना जी। चुनाव का हुआ तो उतना नहीं हो सकता है हम्म। उतना हो भी जाए, लेकिन बहुत कम नहीं होगा। लोग निकलेंगे वोट करने, लोग अगर बदलाव की बात कर रहे हैं तो बदलाव के लिए वोट डालने जाएंगे, और जो हम्म। जेनजी के आंदोलन से प्रभावित हैं वो भी वोट करने जाएंगे। जो प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी से प्रभावित है, चाहते हैं प्रशांत किशोर को भेजना, विधानसभा में देखना चाहते हैं, वो भी जाएंगे ज्ञानेश्वर जी वोट डालने। तो हम्म। वोटर निकलेगा डालने, और इस बार वोटर निकलेगा तो अगर बड़ी संख्या में निकलता है तो वो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के पक्ष में हम्म। जाएगा। वोटिंग परसेंटेज से भी बिल्कुल। बहुत अंदाजा लगेगा। और अजीत जी, अब तो जेनजी के नए नेताओं को अवसर, जेनजी के छात्रों को नेता बनने का अवसर सरकार ने दे दिया है। दे दिया है, देखिए, बिल्कुल दे दिया हाँ दे दिया है। जो लड़के जेल से बाहर निकलेंगे, जिनके खिलाफ मुकदमे वापस होंगे, जिन्हें आज हम लोग 1974 के आंदोलन के लड़ाकों को जेपी सेनानी कहते हैं, आज तेजस्वी यादव ने मांग भी कर दी है और कहा है कि इनको सरकारी मदद मिलनी चाहिए। तो अब तो जेनजी से और हर पार्टी में दिखाई पड़ेंगे कि जेनजी का एक नया विंग होगा और जेनजी के लड़के चुनाव में सामने आएंगे, जिनकी उम्र 25 हो जाएगी। एक अब तो रेवंत रेड्डी ने तो, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी से अपील करेंगे कि उनकी सरकार बने तो वो चुनाव लड़ने की उम्र 25 से घटा करके 21 करें। 21 साल के नौजवानों को चुनाव लड़ने दिया जाए। हालांकि 25 साल वाले भी जेनजी में ही आते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 21 साल के लड़के को चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाए। देखिए, राजीव गांधी ने ही वोटिंग की उम्र घटाई थी। उस समय तक 21 साल की उम्र थी वोटिंग करने की, तो राजीव गांधी ने घटा करके 18 साल किया। अब रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल कर दें, तो जेनजी तो करेंगे। लेकिन एक ये भी हम देख रहे थे, तेजस्वी यादव वाला, वो जिस तरह से क्रेडिट लेना चाह रहे, 3 दिन से घूम करके वो जो कंपनसेट कर रहे हैं पूरे महीने के मामले को, ज्ञानेश्वर जी, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौकरी और पेंशन देंगे। अब हमको समझना है कि किसको नौकरी देंगे और किसको पेंशन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के वक्त तो वो कह रहे थे हम हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे। अब इसमें भी मान लीजिए कि सब 18 साल 20 साल 22 वाला है, तो आप उसको नौकरी देंगे या पेंशन देंगे, या उनको नौकरी देंगे, उनके माता पिता को पेंशन देंगे। नौकरी और पेंशन दोनों आप कैसे देंगे? 18 साल 20 साल 22 साल के लड़के को, 24 साल के लड़के को आप कहिए कि हम उनको नौकरी देंगे, या जेपी सेनानियों की तर्ज पर हम पेंशन देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नौकरी और पेंशन दोनों देंगे। और दूसरा ये भी अभी इस मामले में भी बहुत क्लैरिटी आ गई है ज्ञानेश्वर जी। अभी करूर में जो भगदड़ मची थी और 41 लोग मर गए थे, थलपति विजय जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सभा में 41 लोग मर गए थे, तो उनके परिवार में उन्होंने नौकरी दी 41 लोगों को अपनी सरकार बनने के बाद। तो हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया उसको और कहा कि संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, आप इस आधार पर किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं कि वो आपकी सभा में जाकर के वो दुर्घटना हुई थी तो वो मर गया था। तो इसलिए नौकरी और पेंशन वाली बात छोड़िए, अभी आप उनके लड़ाई में शामिल होइए, उनको एम्पावर करिए कि वो लड़के अपने से नौकरी ले लें, अपनी काबिलियत से नौकरी ले लें। वो इस भरोसे मत रखिए उनको। सबसे पहले बिहार में रहना सीख लीजिए और आंदोलनों से दोस्ती कर लीजिए। आंदोलन से दूर रहेंगे तो कहीं आप दिखाई नहीं पड़ेंगे। वही, आप उनके दुख सुख में शामिल होइए, उनकी लड़ाई का हिस्सा बनिए। आप महीने दिन गायब रहे, जब वो लड़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे, और अब आके कंपनसेट करने लगे, कहा कि हम वेतन और पेंशन देंगे। तो चलिए, चुनाव प्रचार खत्म हो गया बांकीपुर के महाचुनाव का। आज की रात जो है बड़ी रात है और फैसले होंगे अब छोटी छोटी टोलियों में और घरों में फैसले होंगे कि आखिर वोट किसको करना है। जो वोट नहीं देने वाले हैं उनको घर में बंद करने की कोशिश भी की जाएगी और बहुत सारे खेल होंगे, बहुत कुछ बटेगा, बहुत कुछ बटेगा। तो कहां बट रहा है, क्या बट रहा है, कैसे बट रहा है? चुनाव बराबरी का है, यह समझ लीजिए। अभी चुनाव में कोई आगे पीछे नहीं है। हाँ, आरजेडी तीसरे स्थान पर है, यह बात सही है। तो चर्चा जारी रखेंगे जेनजी की और बांकीपुर के महाचुनाव की। देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।